नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय जैन पन्ना वाले दिन आप सभी के बीच। आज हमारे साथ आस्था जैन आई है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी में एचआर का रोल कर रही हैं। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आई। हम उम्मीद करते हैं कि अपने अगले कुछ मिनट होंगे काफी शानदार होंगे। जी बिल्कुल। जी आस्था जी, आप बताएंगे क्या कि आपका कॉलेज कैसा रहा या आपकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ? मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। ओके, झांसी उत्तर प्रदेश। जी, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जहाँ की हैं, मैं वहाँ सेम सिटी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मेरा स्कूलिंग वहीं पर हुआ, उसके बाद से ही मेरा बैचलर डिग्री भी मैंने झांसी से ही किया है। उसके बाद मुझे बस केवल दिल्ली जाने का शौक था। अच्छा। तो मेरे पेरेंट मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे डैड स्पेशली माय डैड बहुत सपोर्टेड मी अ लॉट। तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और फिर मैं दिल्ली तो बाद में गई, पर पहले मैं ग्वालियर गई अपना एमबीए कंप्लीट करने के लिए। मैंने अपना एमबीए किया, उसके बाद से मैं इंटर्नशिप के लिए ग्वालियर गई, ग्वालियर से इंटर्नशिप के लिए दिल्ली गई, दिल्ली से फिर इंदौर की एक बार इंटर्नशिप। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी वो रिक्रूटमेंट में थी, दोनों बार, मतलब फर्स्ट इंटर्नशिप एंड सेकेंड इंटर्नशिप। तो मुझे रिक्रूटमेंट में ऐसे इंटरेस्ट आने लगा, फिर मुझे लगा कि रिक्रूटमेंट ही मेरा पैशन बनेगा एंड आई विल बी एचआर रिक्रूटर और समथिंग, लेट्स सी हाउ माय जर्नी विल टेक मी। ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इंटर्नशिप खत्म करके मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली में 4-5 दिन लगे मुझे, कुछ दिन लगे, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो करियर स्टार्ट करने में भी अगेन स्ट्रगल फेस किया। पहले मुझे जो जॉब मिली रियल एस्टेट में, तो मैंने 1 ईयर अपना रियल एस्टेट में स्पेंड किया। उसके बाद मुझे रिक्रूटमेंट में जॉब मिल गई। तो आपको उसी फील्ड में रहा कि और भी? नहीं, 10+ इयर्स मेरा कोर रिक्रूटमेंट ही रहा है। मोस्टली मैंने आईटी रिक्रूटमेंट में काम किया है, परमानेंट हायरिंग और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग बोथ। मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इज इन परमानेंट स्टाफिंग। And now I'm working with Symphony AI, which is a product company, US based product company. जैसे आप एचआर का रोल करते हैं, तो जो एचआर होता है काफी रिस्पांसिबिलिटी वाला काम होता है, क्योंकि आपकी एक गलती या कुछ तो किसी कैंडिडेट का लाइफ का टाइम बर्बाद कर सकता है। तो आप उसमें कैसे रिस्पांसिबिलिटी, कैसे जवाबदारी उसको देखते हैं, कैसे अपने आप को टॉप उसका बनाने की कोशिश करते हैं? आपने बिल्कुल सही बोला, एचआर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एचआर ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए। ह्यूमैनिटी जब आप में होती है, आपको पता है कि आप एक कंपनी के पिलर हो, क्योंकि आप जो एम्प्लॉयज़ लेके आओगे, आपकी जो एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो ऑब्वियसली सबसे पहले जब वो फर्स्ट कॉल हम करते हैं, तो कैंडिडेट्स के लिए हम कंपनी का मिरर है, वो हमसे कंपनी को जानते हैं। तो ऑब्वियसली एज अ एचआर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमेशा खरी उतरूँ। मैंने कभी अपने काम को कभी भी पीछे नहीं रखा। मैं अपने काम को सबसे पहले रखती हूँ। काम मेरा पैशन है, रिक्रूटमेंट मेरा पैशन बन चुका है। 10 ईयर्स मुझे रिक्रूटमेंट में हो चुके हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि आप किसी के करियर को इधर से उधर नहीं कर सकते हो, है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी किसी कैंडिडेट को जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं उसको कन्वे कर रही हूँ, वो हमेशा सही हो, सच हो, और जैसा हम हैं वो हम कंपनी को कैंडिडेट को दिखाएं। जैसे कि आप एचआर हो, आपको तो जो लिंक्डइन हो गया, वहां से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती होंगी, तो कैसे आप उससे स्क्रीनिंग या मतलब कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको? बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी-कभी इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं, इतने सारे, मतलब हमने अगर एक जॉब पोस्ट की है तो उसपे हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ जाएं। अब आजकल एटीएस हर जगह एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो इजी हो गया है अब, क्योंकि वो एआई कनेक्टेड भी है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से कैंडिडेट्स अच्छे हैं, जो टायर 1 में है हम उनको पहले स्क्रीन कर लेते हैं। टायर 2 टायर 3 को कोशिश करते हैं कि सबको रिजेक्शन मेल भेज पाएं, बट इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल, क्योंकि कभी-कभी किसी रिक्वायरमेंट में हो सकता है 400 to 500 एप्लीकेशन हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्क्रीन 400 to 500 प्रोफाइल्स। तो डिपेंड करता है वो रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं और एप्लीकेंट्स कितने हैं, क्योंकि एचआर आपके पास सिर्फ एक रिक्वायरमेंट, 2 रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। कभी-कभी 15 to 20 रिक्वायरमेंट्स पे भी हम एक साथ काम करते हैं। तो वो 15 to 20 रिक्वायरमेंट्स मैनेज करने का मतलब है एटलीस्ट पर डे 3 रिक्वायरमेंट्स पे काम करना। 3 रिक्वायरमेंट्स पे काम करने का मतलब एटलीस्ट 2 hours ईच रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो इट्स नॉट दैट ईजी टास्क।
लोगों को लगता है कि एचआर रिक्रूटमेंट, अरे एचआर लोग तो मस्त मजे करते हैं, बट ऐसा नहीं है। एचआर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम अपने हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने हायरिंग मैनेजर्स को, अपनी कंपनी को अच्छे रिसोर्सेज दें ताकि कंपनी ग्रो करे ऑब्वियसली, क्योंकि सो एम्प्लॉय इज द पिलर ऑफ द कंपनी। ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई कंपनी भी सफल नहीं हो सकती है। करेक्ट। जैसे कि आपने बीच में एआई का कहा, जो एआई है वो एचआर फील्ड को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल, एआई डेफिनेटली आजकल हर जगह पर है, हर फील्ड में है, तो ह्यूमन रिसोर्स भी उसमें पीछे नहीं है। आज एआई आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में भी एआई है, जिससे कि स्क्रीन प्रोफाइल स्क्रीन ईजी हो जाती हैं। उसके बाद से अगर आपको हायरिंग मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता है कि वो जब हमें जेडी देगा, जॉब डिस्क्रिप्शन देगा, तभी हम काम स्टार्ट करेंगे। उसने हमें कुछ टेक्स्ट बताए, हमने जाके एआई अपना हेल्प किया था, एआई से लिया, जेन एआई से, और हमने जेडी ले लिया और जेडी बना के फिर हायरिंग मैनेजर को हम शेयर कर देते हैं। तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। फिर हायरिंग मैनेजर इवन फिर हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, 10-20 प्रोफाइल्स हैं, वी वांट द बेस्ट प्रोफाइल, तो भी हम ChatGPT या किसी भी जेन एआई प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल स्क्रीन करने के लिए भी। उसके बाद हु इज़ द बेस्ट फिट अमंग ऑल 10-20 प्रोफाइल्स, तो वो भी हमें हमारे एआई हमारे लिए हेल्प कर देता है। उसके बाद से आपको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि मार्केट में कहाँ उसके कॉम्पिटिशन, मतलब उस कंपनीज को हम टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे वो कैंडिडेट्स हमें मिल जाएंगे, तो भी हम फिर जेनएआई का यूज़ करते हैं उसमें पूछने के लिए कि भाई ये रिसोर्स जेडी है और कौन सी कंपनी है जो हम टारगेट करें, ताकि हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल सके। तो जेनएआई डेफिनेटली उसमें भी हेल्प करता है। इवन आप कभी भी कहीं स्टक हो जाएं, आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं समझ में आ रही है, तो आप यू कैन जस्ट क्रिएट द बूलियन सर्च आल्सो विद द हेल्प ऑफ एआई। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे जो वर्किंग फोर्स अपने देश का, तो उनको क्या अपनी रेज्यूमे में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनको सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाए? तो आजकल क्या होने लगा है ना, लोग एआई से अपना रिज्यूमे क्रिएट करने लगे हैं। और जब वो एआई से रिज्यूमे क्रिएट करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितने भी कीवर्ड्स रिज्यूमे में डालेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जो आजकल रिज्यूमे स्क्रीन हो रहे हैं वो एआई के हेल्प से हो रहे हैं, तो मोर कीवर्ड्स मींस मोर सिलेक्शन। बट ऐसा नहीं है। जब आप रिज्यूमे में सबसे ज्यादा कीवर्ड्स अपने डालते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज्यादा हो जाती है। आप अपने रिज्यूमे में मिनिमाइज करिए, मतलब कीवर्ड्स को डालिए, बट इतने डालिए जिसकी आपको भरपूर नॉलेज हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो पैनल्स होते हैं वो इंटरव्यू लेते टाइम आपका रिज्यूमे जब देखते हैं और वो देखते हैं कि भाई इस बंदे ने तो बहुत सारा कुछ डाल रखा है, इसका मतलब ये बंदा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी सारी नॉलेज, क्योंकि वो भी रियल टाइम एक्सपीरियंस है भाई, तो उनको पता है नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं और किसका कितना क्या रहता है भाई। तो मैं तो एक ही सजेशन दूंगी कि आप कीवर्ड्स वही डालिए या फिर वही लिखिए अपने रिज्यूमे में जो आपने रियल टाइम एक्सपीरियंस है। आपको नॉलेज है तो आप क्लियर लिख दीजिए कि मुझे इस चीज में नॉलेज है, बट उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में मत लिखिए, क्योंकि रिज्यूमे सारे एआई से होते हैं, एआई से स्क्रीन होते हैं, तो आपका रिज्यूमे स्क्रीन सिलेक्ट तो हो जाएगा, बट जब वो हायरिंग मैनेजर के पास जाएगा तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस पूरे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। प्रीवियस लाइक मेरे अभी पास में 2-3 मंथ्स बिफोर मैंने एक रिज्यूमे शेयर किया जिसमें उस बंदे ने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाल रखी थी, मतलब उसने जो प्रोजेक्ट्स बनाए उसकी लिंक भी डाल रखी थी और बहुत सारे कीवर्ड, बहुत सारे टेक स्टैक लिख रखे थे उसमें। तो हायरिंग मैनेजर ने वो प्रोफाइल स्क्रीन रिजेक्ट कर दी। तो मुझे लगा शायद स्क्रीन, तो मैंने उनको पूछा कि आपने ये प्रोफाइल स्क्रीन रिजेक्ट क्यों की, क्योंकि ये प्रोफाइल तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। तो उन्होंने बोला कि भाई जब बंदा एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें भी कर रहा है उसके बाद इतनी सारी नॉलेज भी एक्वायर करना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि वो बड़ी सारी टेक स्टैक्स उसने लिख रखे थे, व्हिच इज नॉट इजी राइट। कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर 12 आवर्स भी स्टडी करता है तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए उसको टाइम चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए। देन वो स्क्रीन रिजेक्ट हुआ प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रिज्यूमे, क्योंकि ठीक है भाई, मुझे लगा सब कुछ लिखा हुआ है, और जब मैं उससे बात की तो मुझे लगा कि हाँ उसको सारी नॉलेज है, बट वो आउटलाइनर होगा, क्योंकि मैं टेक तो हूँ नहीं, बट हाँ टेक की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हम रखते हैं ताकि रिज्यूमे को और कैंडिडेट्स को अब अच्छे से स्क्रीन कर सके। अब एक तो फिर थोड़ा सा आप अपने रिज्यूमे को लिमिटेड बनाइए, जो टेक स्टैक आपने किए हैं, यूज किए हैं, जिन पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप उसमें क्लियर लिखिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस, बट जिसमें आपको नॉलेज है उसमें नॉलेज लिखिए। तो दिस इज द ओनली सजेशन कि आप अपने कीवर्ड्स को लिमिटेड रखिए। ओके, मतलब जो आपका रेज्यूमे है, जो कुछ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको उसको मालूम होना चाहिए कैसे एक्सप्लेन करना। करेक्ट। और इस वन मोर थिंग, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, आप जिस करंट प्रोजेक्ट्स पे या जिस भी प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है उसमें पूरे डीप डाइव, मतलब वो आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए।
कुछ कैंडिडेट से जब हम पहली बार बात करते हैं या हायरिंग मैनेजर बात करता है, पैनल बात करते हैं, तो पता चलता है कि उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, भाई आपने अपने प्रोजेक्ट जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया आप उस पर ही फोकस नहीं कर पाए, तो अदर चीजों के लिए तो फिर आपको पैनल खुद टाइम नहीं देता। जैसे कि मैं जब कॉलेज में था तो हम लोगों को जाता था, तो आप इसको बता सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो आपको सिलेक्शन में या फिर कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ में हेल्प। सॉफ्ट स्किल में सबसे पहले मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली अ की टू गेट सिलेक्टेड, राइट। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका जेस्चर पॉइस्चर, आपकी बातें करने का तरीका प्रेजेंटेबल हुआ तो डेफिनेटली आपके लिए एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहला आजकल हर कंपनी में यूएस यूके इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले आदमी यही सोचता है कि भाई जब मैंने जैसे किसी कैंडिडेट से बात करी और मुझे लगा इसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जिस फील्ड में स्पेशली इन आईटी है ना, तो आप जब आईटी में बात करते हो तो आपकी टीम इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट स्टेट के लोग होते हैं, तो आप हिंदी में या फिर किसी भी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या चाहिए कि कम्युनिकेशन के लिए ओनली इन इंडिया कॉमन लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप अपना थोड़ा सा फोकस रखना होगा अपने आप को। जब आप फ्रेशर है, आपकी कम्युनिकेशन, आप हिंदी स्कूल से आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आपको उस पर डेफिनेटली अपने टेक्स्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद से आपका प्रेजेंटेबल, राइट। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपके रिज्यूमे के थ्रू जब आपकी पहली बार बात होती है, आप कॉन्फिडेंट कितने हो, ये सारी चीजें डेफिनेटली मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करता है, क्योंकि जब एचआर आपसे बात करती है तो वो आपके टेक्स्ट से ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन पे फोकस करेगी। हम टेक्स्ट क्या करेंगे, बाउंड्री मतलब आपसे एक बस आउटलाइनर पूछ लेंगे, बट उससे ज्यादा नहीं ना। तो डीप डाइव तो आप बाद में जाओगे, एचआर ही हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट स्क्रीन में ही आपको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अगर उसके पैनल ने उसको बोला हुआ है कि कम्युनिकेशन इज मस्ट, गुड कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर दिस रोल, तो भाई हम कम्युनिकेशन देखेंगे, हम कैंडिडेट को वहीं रिजेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल जो जेनजी है वो आपकी शायद उनसे अपील करने लगे होंगे, तो उनका जो काम के प्रति एटीट्यूड है वो मतलब आपको कैसे लगता है कि जैसे वो कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ साफ बोल देते हैं, तो उसमें कैसे मतलब जो बिजनेस है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जेनजी से डील करना एज एवरीवन इज सेइंग कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मिलेनियल जो होते थे, हमारी जनरेशन जो होती थी वो हमेशा हार्ड वर्किंग होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी जेनजी हार्डवेयर वर्किंग नहीं है, दे आर मोर अ स्मार्ट वर्कर कंपैरिजन टू हार्ड वर्कर, और स्मार्ट वर्क की हमें जरूरत है, बट अपने काम को सीरियसली लेना भी उतना ही जरूरी है ना। उसके बाद मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल एक रियल टाइम सिनेरियो बताती हूँ। मैं इंटर्न्स के लिए हायरिंग कर रही थी, उस टाइम पे इंटर्न्स बहुत मतलब सीरियसली, मैं ये नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पता वो कितने सीरियस हैं अपने काम को लेकर, वो सीरियस हैं बट वो कंफ्यूज भी नहीं है बिल्कुल, मतलब उन्हें पता होता है कि उनको क्या चाहिए, दे आर वेरी क्लियर कि भाई मुझे ये कंपनी चाहिए, ये कंपनी नहीं चाहिए, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। हमारी जनरेशन ऐसी थी, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे अपनी चीज़ों के लिए, कि जैसे मुझे रिक्रूटमेंट में जब स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिला तो मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया, बट शायद अभी जो जेनजी आ रहे हैं वो इसी सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज कर, हु स्पेशली हु आर फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज, हु आर वेरी गुड इन स्टडी, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर, और डेफिनेटली उनको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब मैं इंटर्न हायर कर रही थी तो ऐसा हुआ कि कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, विद इन 2 days कैंडिडेट ने छोड़ दी कंपनी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि भाई उसको अमेज़न से ऑफर मिला है ना, तो बिकॉज वो बहुत क्लियर है अपना फंडा, मतलब कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है, ये कंपनी नहीं ज्वाइन करनी है, मुझे ये टेक स्टैक चाहिए, मुझे ये टेक स्टैक नहीं चाहिए, उनके मन का काम मिला, वो उन्हें इट डजंट मैटर कि वो आप कितनी सैलरी पे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वर्क मैटर्स फॉर देम। तो जेनजी, और फिर उसके बाद से काम के शेड्यूल में इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हम लोग हैं, वो हमेशा काम को स्ट्रेच करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अगर वर्कलोड है तो हम अपना वर्क टाइमिंग स्ट्रेच कर देंगे, हम 7 o'clock 8 o'clock 10 o'clock तक भी काम करना पसंद कर लेंगे। बट जेनजी जो है वो, मैं ये नहीं बोलूँगी सब लोग ऐसे ही हैं, उनका होता है कि हमने अपना काम किया और हम जा रहे हैं, विच इज करेक्ट, आपने अपना काम किया और आप जा रहे हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आप भी उसके साथ भी आप एज अ टीम काम कर रहे हो, राइट। तो एज अ टीम जब आप काम कर रहे हो तो टीम में आपकी जनरेशन के साथ साथ बड़े लोग भी हैं और आपसे छोटे भी आएंगे, है ना। तो वो एज अ टीम जब आप काम कर रहे हो तो आपको अपनी टीम को भी देख के रखना चाहिए कि भाई टीम में अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो मैं अगर कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ, आई नो कि वो टास्क नहीं है उनका, बट आपने अपना टास्क किया और काम खत्म किया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ टीम होते हो कंपनी में,
सबसे पहले। तो एज अ टीम वर्क करने के लिए डेफिनेटली आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे कि मैं आप आईटी में एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो उसमें मैं पूछता हूँ जैसे वुमेन्स पार्टिसिपेशन वो काफ़ी ज़्यादा है अगर दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आगे और ज़्यादा होगा कि अब ये पीक पॉइंट में पहुँच गया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ मैं कि पीक टाइम पे पहुँच गया है, क्योंकि ओके, अभी भी वुमेन्स ऐसी हैं जो जॉब करना चाहती हैं, ओके, बट मैटरनिटी लीव्स लेके या बच्चे की केयर करके शादी करने के बाद से उनको करियर ब्रेक लेना होता है। जब वो करियर ब्रेक लेती हैं तो कंपनीज मोस्टली प्रेफर करती हैं कि भाई जिसने 3-4 साल ब्रेक ले लिया उसकी नॉलेज चली गई है, तो अब हम उसे हायर नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। बट मैं बोलूँगी कि आपको डेफिनेटली आप उन वुमेन्स को हायर कीजिए, क्योंकि अगर वो डेडिकेटेड अपने काम के लिए थी और वापस काम पे आना चाहती हैं, तो उन्हें एक मौका दीजिए ताकि वो वापस आए अपने करियर ब्रेक के बाद भी और आपकी कंपनी को ज्वाइन करें। हो सकता है वो आपके जो लोग हैं, एक्टिव पीपल हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा काम करें, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हर कंपनी डाइवर्सिटी मेंटेन करती है। कंपनी में एक रूल है कि इतनी वर्कफोर्स वुमेन्स होनी ही चाहिए। हर टीम में डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो वुमेन्स को कभी-कभी ऐसे रोल्स आते हैं मेरे पास जिसमें उन्हें सिर्फ वुमेन्स ही चाहिए होती हैं, बिकॉज़ ऑफ टू मेंटेन द डाइवर्सिटी। तो हर कंपनी का है, इवन डाइवर्सिटी ड्राइव्स होती हैं जिसमें हम सिर्फ वुमेन्स को ही हायर करते हैं, स्पेशली ओनली फॉर वुमेन्स। तो कंपनीज में डेफिनेटली डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। एंड बट हाँ, मैटरनिटी वाली जो मैंने बात बोली है वो प्लीज हर कंपनी को दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर फीमेल ने ब्रेक लिया है तो वो अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए लिया है। और वो उसका फर्स्ट प्राइमरी राइट भी है भाई, क्योंकि अगर कंपनी किसी भी वुमेन को ब्रेक लेना बंद कर दे, मैटरनिटी पे जाना बंद कर दे, तो हम क्या ही कर लेंगे, आगे की जनरेशन कैसे ही बढ़ेगी। तो डेफिनेटली कंपनीज को, गवर्नमेंट को, सबको ये इनिशिएटिव, ये आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट अभी भी कंपनीज उस वुमेन को लेने में हिचकिचाती है कि नहीं भाई ये ब्रेक लेके आई है, इसको नहीं लेना, इवन कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करके, बल्कि मैं बोलूंगी कि आप उनको सबसे पहले, भले वो एक राउंड के बाद ब्रेक रिजेक्ट हो जाए, पर एटलीस्ट उनको मौका दीजिए, मतलब आप ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। आगे की जनरेशन आएगी वो बोलेगी भाई मैं अगर करियर ब्रेक ले लूंगी तो मुझे फिर जॉब नहीं मिलेगी। बताना चाहें तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, हर कोई हर जगह वुमेन्स को डेफिनेटली आप आगे बढ़ाइए। उसके बाद वुमेन्स से भी मैं बोलूंगी कि अपने करियर को डेफिनेटली प्रेफरेंस दीजिए। आप अगर आईटी में नहीं, आप किसी भी सेक्टर में जिसमें आपको लगता है कि आप जॉब कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट बनिए, ताकि आप ही हो एक सोसाइटी जिससे बन रही है। क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करता है। आपके बच्चे आपको देखते हैं कि भाई मेरी माँ को काम करना है, तो वो भी आपको एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाउसवाइफ बुरी है, बट अगर आपके पास मौका है, आपके पास टैलेंट है, तो डेफिनेटली अपने घर को छोड़ के बाहर निकलिए। थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि अपनी आगे भी कभी बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम कनेक्टेड रहेंगे। ओके जी, थैंक